नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार के रुपौली में उपचुनाव चल रहा है। ये उपचुनाव अगर एक सीट पर जब उपचुनाव हो रहा हो और सरकार गिराने और बनाने में अगर उसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती तो संभवतः उपचुनाव की इतनी गंभीरता से चर्चा नहीं होती। लेकिन रुपौली उपचुनाव बिहार में एक राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये चर्चा इसलिए बना क्योंकि वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक भविष्यवाणी इसके साथ जुड़ गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बीमा भारती जेडीयू से अलग होकर के चुनाव नहीं जीत सकती, और यही जो भविष्यवाणी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, ये रुपौली विधानसभा उपचुनाव को खास बना रहा है। जहां नीतीश कुमार की विश्वसनीयता भी परखी जाएगी रुपौली में, तो वहीं आरजेडी भी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रुपौली में अपनी शक्ति को, अपने सामाजिक समीकरणों को परखना चाहता है। दरअसल रुपौली से ही विधायक थी जेडीयू की बीमा भारती। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो चुनाव जीती थी, लेकिन जिस प्रकार से बीच में महागठबंधन की सरकार आई नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और उसके बाद फिर से नीतीश कुमार ने आरजेडी को और कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाई। तो जब एनडीए की सरकार बनने के बाद जब विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया जा रहा था, तो बीमा भारती उन जेडीयू के उन विधायकों में शामिल थी जिनको आरजेडी ने अपनी तरफ ले लिया था। यद्यपि जेडीयू ने किसी भी विधायक को, किसी भी बागी विधायक को पर कार्रवाई नहीं की, लेकिन बीमा भारती का झुकाव लगातार आरजेडी की तरफ रहा। और जब लोकसभा का चुनाव का समय आया तो बीमा भारती पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतर। आरजेडी ने अपना लालटेन भी बीमा भारती को थमा दिया। ऐसे में उन्होंने रुपौली विधानसभा से जेडीयू की विधायक जो रहते हुए आरजेडी ने टिकट दिया था, विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, और इस वजह से रुपौली विधानसभा की सीट खाली हुई और अब वहां पर चुनाव हुआ। ये चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस भविष्यवाणी के साथ जुड़ गया है कि बीमा भारती जेडीयू के बिना चुनाव नहीं जीत सकती। अब दोनों ही दल अपने अपने चुनावी जीत का वादा कर रहे हैं। उधर पप्पू यादव यहाँ एक पेच फंसा रहे हैं, लेकिन देखते हैं दोनों गठबंधनों में किस प्रकार से जीत के लिए चुनावी समीकरण बनाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का जब नया समीकरण जो बना है आरजेडी के लिए, उसके बल पर आरजेडी को यह भरोसा है कि बीमा भारती रुपौली से चुनाव जीतेगी। आरजेडी का दावा है कि लोकसभा चुनाव में उसे कई नए सामाजिक समीकरण, मसलन कुशवाहा और वैश्यों ने भी उसको वोट दिया, और जिस प्रकार से के समीकरण यानी कुशवाहा समीकरण को साधने के लिए आरजेडी ने अभय कुमार कुशवाहा को लोकसभा में नेता बनाया है। इससे भी कुशवाहा वोट जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कोर वोटर माना जाता था, वो आरजेडी की तरफ दिखाई दे रहा है, और इसी बलबूते पर आरजेडी को दावा है कि रुपौली में हम चुनाव जीतेंगे। कुशवाहा और वैश्य के अलावा भी अति पिछड़ी जातियां भी उसके पक्ष में गोलमंद हुई थी। आरजेडी अगर जीतती है तो उसका यह दावा मजबूत होगा कि माई समीकरण से अधिक बड़ा सामाजिक आधार उसे मिलने जा रहा है, जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। कि जो अब तक के लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में आरजेडी माई समीकरण के भरोसे बैठती थी, लेकिन अगर इस बार कुशवाहा, वैश्य और अति पिछड़ी जातियों का अगर वोट मिलता है तो एक बड़ा सामाजिक समीकरण साधने में आरजेडी सक्षम होगा, जो उसको आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा होगा। तो दूसरी तरफ जेडीयू रुपौली को जीतने के लिए कलाधर मंडल को उम्मीदवार बनाया है। कलाधर मंडल बीमा भारती के ही सजातीय गंगोत जाति से आते हैं। वो 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे और चौथे नंबर पर रहे थे। वह बीमा भारती के सजातीय गंगोत जाति से हैं। उनकी जीत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा की। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
जीतन मांझी, चिराग पासवान और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, डॉक्टर अशोक चौधरी, लेसी सिंह और मदन सहनी सहित कई मंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया। अब देखना दिलचस्प हुआ कि रुपौली किसकी झोली में जाता है। रुपौली से हटकर अगर चर्चा करें जेडीयू के आंतरिक राजनीति की, जेडीयू में नंबर 2 कौन होगा, इसको लेकर के लगातार चर्चा चलती रहती। कभी आरपी सिंह को लेकर के, फिर कभी राजीव रंजन सिंह जैसे तमाम नेता, कभी उपेंद्र कुशवाहा, ऐसा लगा कि नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 की स्थिति में होंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह इस समय जेडीयू में भी नहीं। आरसीपी का तो लगभग राजनीति ही समाप्त हो चुकी। ऐसे में एक पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा को जेडीयू में शामिल करवाया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद मनीष वर्मा पार्टी में नंबर 2 होंगे और सरकार में भी नंबर 2। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के सहजातीय हैं और नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट नालंदा से ही उनका संबंध है, कुर्मी जाति से संबंध रखते हैं और इसलिए मनीष वर्मा को अब नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है, जिसका जो सामाजिक समीकरण जो है उसमें मनीष वर्मा फिट बैठते हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं। मनीष वर्मा ने आरसीपीसी का राजनीतिक उत्थान से लेकर के पतन तक देखा था। आरसीपी भी किसी समय नीतीश कुमार के काफी नजदीक रहे और ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के बाद वो पार्टी का नेतृत्व देंगे। लेकिन जहां उनके महत्वाकांक्षा ने उनको राजनीति से ही ले डुबोया। वो नीतीश कुमार के समानांतर राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें वो पूरी तरह से फेल हुए और अब इस समय जेडीयू से भी बाहर है और जेडीयू से नहीं केवल पूरी तरह से राजनीति से ही आउट है। मनीष वर्मा इन सब चीजों को उन्होंने देखा है। आईएएस अधिकारी रहते हुए और नीतीश कुमार के करीबी रहते हुए, नीतीश कुमार के सलाहकार कमेटी में रहते हुए उन्होंने हर चीज़ों को देखा है। इसलिए संभवतः नीतीश कुमार के साथ ही राजनीति के आगे कदम मनीष वर्मा बढ़ाएंगे और मनीष वर्मा को ऐसा माना जा रहा है कि वो नंबर 2 की स्थिति पे होंगे। आरसीपी और मनीष वर्मा में कॉमन फैक्टर ये है कि दोनों ही नालंदा से संबंध रखते थे और दोनों ही कुर्मी जाति से थे। दोनों ही पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके। मनीष वर्मा जिस प्रकार से जेडीयू में उनको सदस्यता दिलाई गई है, एमपी लोकसभा चुनाव के समय में भी वो कुछ चुनिंदा जगह पर चुनाव प्रचार करने गए थे, लेकिन अब लोकसभा जेडीयू में उनको शामिल करवा करके उनको कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, मसलन संसदीय बोर्ड का चेयरमैन या कुछ और महासचिव जैसे कोई बड़े पद मनीष वर्मा को दिया जा सकता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।